मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। बंधु जी ने एक बात कही कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं होता। बिल्कुल सच बात है। और बंधु जी, कम से कम मैं जब से आया हूं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनके, मैंने इस मिथक को तोड़ा है। हमारे 5 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारी कमेटी में, उसमें एक जैन है, उसमें एक सरदार है, उसमें एक ईसाई है, और अभी बहुत ढूंढ करके मैं उसमें एक पारसी भी ले आया हूं कि सारे समाजों को प्रतिनिधित्व मिले, सारे समाज साथ में काम करें। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने कर्नाटक, जहां अभी हमने चुनाव जीता, वहां हमने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रभारी एक जैन को लगाया। अल्पसंख्यक विभाग का प्रभारी एक जैन वहां लगा। और आज सुबह ही हम बोकारो के सरदारों के प्रतिनिधिमंडल से सुबह गेस्ट हाउस में मुलाकात करके तब यहां आए हैं। खड़ा होकर के, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूं, तो मैं एक बहुत जरूरी घोषणा करना चाहता हूं। पहली तो ये कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब, मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह साहब और अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब, ये जो 3 नाम हैं, जो बुनकरों के जज्बात से जुड़े हुए नाम हैं, इन तीनों की जो बरसी होगी और जो यौम पैदाइश का दिन होगा, हमारी कोशिश रहेगी, हमारे विभाग की कोशिश रहेगी कि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी बरसी और उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत के लिए एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जाए और उन्हें याद भी किया जाए। और सबसे जरूरी बात, हम आज अब्दुल रज्जाक साहब के बारे में इतना कुछ सुन चुके हैं, इतना पहले मुझे भी नहीं मालूम था, बहुत सारी उनकी खूबियां, उनके किए गए काम। तो मैं अनवार साहब, आपको भी और आपके दोनों बड़े भाइयों को भी एक दावत देता हूं कि आने वाली जो 24 जनवरी है, आप ये देखेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट दिल्ली में उनकी याद में अच्छा प्रोग्राम आयोजित करेगा और आप उसमें बतौर मेहमान आइएगा। बस हम आयोजित करेंगे। जिन्नत रहमानी जी, उमैर साहब, शहनवाज शेख साहब, यहां 2 भारत यात्री भी बैठे हुए हैं। आपके प्रभारी जो हैं उमैर खान साहब, और उनके साथ दिल्ली के जो हमारे प्रभारी आए हुए हैं शहनवाज शेख साहब, ये दोनों लोग भारत यात्री थे। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? हम लोगों के बीच में क्यों जा रहे हैं? हम बाकी सांसदों की तरह अपने घर क्यों नहीं बैठे हैं? आपके दिलो दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि राहुल गांधी जी ने अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुसलसल 5 महीने हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। वो हम सारे लोग उनके साथ चलते थे। हमें कभी कभी तकलीफ हो जाती थी, खासतौर से मैं तो आराम भी कर लेता था, लेकिन राहुल जी तो चूंकि वो भारत या जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तो एक भी दिन उनके लिए आराम का वक्त नहीं था। और वो शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला जा रहा था। आखिर क्यों चला जा रहा था? वो शख्स जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो तो शहजादा है, वो तो राजकुमार है, जिसके बारे में पूरी भाजपा की ट्रोल आर्मी, मीडिया, सोशल मीडिया हर दिन उनकी छवि खराब करने के लिए और उनको राजकुमार और शहजादा और पता नहीं क्या क्या विदेश घूमने वाला बताती थी। उस राहुल गांधी ने मुसलसल 4000 किलोमीटर सड़कों की धूल क्यों फांकी? क्योंकि राहुल गांधी जी जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। और उन्होंने इसलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया। मैं उनके साथ चल रहा था और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आला-ऐलान ये कह सकता हूं कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा था। जब वो यात्रा पूरी हो गई तो मुझे ये लगा कि इस यात्रा का संदेशा बहुत बड़ा है। बहुत सारे सूबे ऐसे भी हैं जहां से ये यात्रा नहीं गुजरी है, तो राहुल गांधी जी का संदेशा लेकर के उन सूबों में जाया जाए
उन शहरों में जाया जाए जहां बैठे हुए लोगों ने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान दुआएं भी की। तो हमने ये फैसला किया, हमारे अल्पसंख्यक विभाग ने यह फैसला किया कि हम भारत जोड़ो शीर्षक से पूरे देश में 100 कार्यक्रम करेंगे। उसकी शुरुआत हमने किशनगंज से की, भारत जोड़ो मुशायरा किया। उसके बाद कल हम बोकारो थे, आज इरबा हैं, अब हम 2 तारीख को मालेगांव रहेंगे। फिर उस कड़ी में जो सबसे बुनियादी कार्यक्रम था वो था कि हम जाएंगे बुनकरों के बीच में और उनसे संवाद करेंगे। गैप कहां आया है, इतनी शिकायतें क्यों बढ़ गई हैं कि भाईजान को खड़े होकर के माइक पर अपना दर्द बोलना पड़ा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप तो हुआ है, संवाद टूटा है, दर्द सुनने वाले कम हो गए हैं। और ये जो सामने समाज बैठा है ये बहुत जरूरी समाज है। तो किसी का एक शेर है कि जरा सी बहस को दंगा बनाया जाता है, तमाम शहर को लंका बनाया जाता है, तमाम शहर को लंका बनाया जाता है, जरा सी बहस को दंगा बनाया जाता है। हमें जलाओ ना यारों की वो कपास है हम, जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाता है। ये वो समाज है। इस समाज का दर्द सुनने के लिए इसे बुलाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके बीच में जाने की जरूरत है। और बुनकर साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पहले शायर हूं, बाद में सांसद हूं। मैं पहले शायर हूं, बाद में सियासी इंसान हूं। आप जानते हैं मैं आपकी आवाज बनकर के पूरे मुल्क में बोलता रहा हूं, लड़ता रहा हूं। और एक ऐसा वक्त आया जब आवाजों पे पाबंदियां लगने लगी, जब होठ सिले जाने लगे, जब बोलने पर जेलें होने लगी, तब भी आप जानते हैं कि आपका ये शायर खामोश नहीं रहा। मैं सियासत में तो 2019 में आया, उससे पहले भी मैं आपके हुकूक के लिए लड़ता रहा। आज सबने यहां जिक्र किया, आप लोग यहां के हैं, आप यहां राजनीति कर रहे हैं। आप अगर तबरेज के घर गए, अगर आप मिन्हाज के घर गए, तो यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो प्रतापगढ़ में रहता हूं, मैं आया था मिन्हाज के घर, मैं आया था तबरेज के घर। इरफान साहब इस बात के गवाह हैं कि जब दिल्ली मिन्हाज के परिवार को लेकर के गए थे तो मैं उस परिवार से शाना बशाना खड़ा था, मैं लड़ रहा था उनके लिए। और मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं। जब 17 साल के जुनैद को बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच कर दिया गया, तो मैंने इसी कंधे पर उसकी मां के आंसुओं को महसूस किया है। मैं खड़ा रहा हूं पहलू खान के 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां के साथ, जिसका घर राजस्थान में है। मैं खड़ा रहा हूं मोहम्मद उमर के साथ, मैं खड़ा रहा हूं रकबर के साथ। और ये जो लिंचिंग है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जो इसे मुसलमानों से जोड़ते हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं कि आप गवाह नहीं है कि बच्चा चोरी के नाम पर आपके इसी झारखंड में जब एक दिन में 5 लिंचिंग की गई, तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हाँ, निशाने पे मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन वो भीड़ जिसे खून पीने की आदत डाल दी जा रही है, वो जिस दिन मुसलमानों का खून नहीं पाएगी, वो आगे बढ़ेगी तो किसी को भी लिंच करेगी। क्योंकि ये भीड़ सियासी है, इसे तैयार किया जा रहा है, इस भीड़ को रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए कुछ फैसले मजबूती से करने पड़ेंगे। जब हम पिछली बार आए थे तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। यहां पर राजेश ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आप ही लेकर के हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल गए थे। उसके बाद वो कानून राज्यपाल महोदय तक गया और फिर वापस लौट गया। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण ना करके एक प्रतिनिधिमंडल बनाए और पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री जी से मिले कि अगर राज्यपाल सरकार के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पे ऐसे कानून को पास नहीं कर रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत संशोधन करिए, फिर से भेजिए। अगर वो फिर वापस करते हैं तो फिर से भेजिए। हम जब तक पास नहीं करा लेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये आम मजलूमों का मामला है। लिंचिंग में कोई फॉर्च्यूनर से चलने वाला इंसान नहीं मारा जाता। लिंचिंग में चलने वाला कोई स्कॉर्पियो और बोलेरो में जाने वाला इंसान नहीं मारा जाता। मारा कौन जाता है? किसी जानवर की रस्सी पकड़ के जो पैदल चला जा रहा है, उसे पकड़ के मार दिया जाता है। साइकिल से जाने वाले इंसान को पकड़ के मार दिया जाता है। कौन मर रहा है? गरीब आदमी मर रहा है, कोई अमीर आदमी नहीं मर रहा है उसमें। ये लड़ाई आर्थिक है, ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में है, हिंदू मुसलमान से ज्यादा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब पूरी मजबूती के साथ
उनके साथ तो खड़े ही हो जो हमारे अपने हैं, जो हमारे लिए वोट करते हैं, जो कई दशकों से हमारे लिए वोट करते आ रहे हैं। हम उनकी समस्याएं सुने और उनके बीच में जाएं, उनके लिए हुकूमतों से भी लड़े। और मैं आपसे वादा करता हूं, राजेश जी, आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी और हमारे मंत्रीगण, मैं दिल्ली में हूं और आपकी दुआ से ठीक ठाक पोजीशन पे हूं, लड़ भी लेता हूं, अपने लोगों से भी लड़ता हूं और सामने सरकारों से भी लड़ता हूं। आप वो दिन याद करिए कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री जी आए थे राज्यसभा में भाषण देने के लिए और तकरीबन 1 घंटा 36 मिनट भाषण दिया था। तो उस दिन का भाषण उठा के देखिएगा, मैं 7 फीट की दूरी पर खड़ा था उनसे, इस तरफ और उस तरफ प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के भाषण दे रहे थे। आप उनका भाषण उठा के देखिएगा, मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं वहां भी उनकी आंख के सामने खड़ा होकर के अलग ऐलान, आप उनके वीडियो उठा के देखिए, उनसे ज्यादा मजबूत आवाज जो उनके ट्विटर हैंडल पे वीडियो पड़ा होगा, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी की है, जो नारा लगा रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। मैं वहां भी चुप नहीं रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मुसलसल लड़ रहा हूं, और इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे नेता ने मुझ पर भरोसा जताया, राहुल गांधी जी ने मुझ पर भरोसा जताया। एक ऐसा वक्त जब आप लोग आपकी परछाइयों से बच रहे हो, मैं आपसे मुखातिब होकर यह बात कह रहा हूं कि जब आपकी परछाइयों से लोग बच रहे हो, ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने आपके लिए बोलने वाली एक आवाज को उठाया और सीधे राज्यसभा में बिठा दिया, महज 34 साल की उम्र में। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। लोग पार्टी को कोसते हैं, मैं यहां अलग राय रखता हूं। पार्टियों को मत कोसिए, कांग्रेस को मत कोसिए, कांग्रेस ने आपको देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है।